नमस्कार, स्वागत है आपका फैशन फास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। फैशन फास्ट यानी कि खबरें कट टू कट आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं खबरों की महाराष्ट्र से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र में अगले 24 घंटे भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। महाराष्ट्र में बीते 3 दिन से भारी बारिश का दौर जारी है। लगातार भारी बारिश से नदियां और नहरें उफान पर है। महाराष्ट्र के कई गांव में पैदा हुआ है बाढ़ का खतरा। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। ये मानसूनी आफत की तस्वीरें हैं। कैसे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। कुछ इलाकों के लिए रेड तो कुछ के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में भी अभी और बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ की तस्वीर आपने कल देखी, कैसे पूरा का पूरा गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया, जिसमें कि अब तक 10 से ज्यादा लोगों के मौत की जानकारी है। फिलहाल महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों के लिए भी अलर्ट जारी किया गया। और चलिए अब आपको बहुत जल्दी से बताते हैं कि किन किन राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र में अलर्ट जारी किया गया, जहां मुंबई में बारिश को लेकर अलर्ट है। रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ठाणे, रायगढ़, पुणे और पालघर में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बात पहाड़ी राज्य हिमाचल की करते हैं। भारी बारिश को लेकर यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया। तेलंगाना की बात करें तो भारी बारिश का अलर्ट यहां पर भी है। इधर ग्रेटर हैदराबाद के स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तर सब कुछ बंद करने पड़े बारिश की आशंका को देखते हुए। उत्तराखंड की बात करें तो अगले 3 दिन तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट यहां पर भी है। तो ये वो तमाम राज्य हैं जहां पर एहतियात बरतने की जरूरत है और इसके चलते लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अलर्ट जारी किया गया इन राज्यों में। इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र के रायगढ़ से खबर। भीषण लैंडस्लाइड से जुड़ी हुई यह खबर है, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बचाव में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। मलबे में दबे अब तक 16 लोगों की मौत की जानकारी है। लैंडस्लाइड से अब तक कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। हादसे में 60 से ज्यादा मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं, नामो निशान मिट चुका है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बीच कल रायगढ़ में बहुत बड़ा हादसा हुआ था। खलालपुर तहसील के इरशालवाड़ी गांव में जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसकी चपेट में कई मकान आ गए। कई परिवार मलबे के नीचे दब गए थे। कल से ही लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी है, लेकिन जैसे तैसे ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दुर्गम इलाका है, वहां पर बड़ी बड़ी मशीनरी नहीं लगाई जा सकती। इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। और अब आपको रायगढ़ में जानलेवा लैंडस्लाइड से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां दे देते हैं। 28 मकान लैंडस्लाइड की चपेट में है, जो सबसे बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर 48 परिवारों के 228 लोग मौजूद थे। 70 लोगों ने नीचे से भागकर अपनी जान बचाई। 21 लोगों को प्रशासन ने बचाया, जबकि 16 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। यानी कि 16 लोगों के मौत की पुष्टि अब तक हो चुकी है। 120 लोग हैं जो अभी तक लापता हैं, यानी कि आंकड़ा 100 के पार है। और इन्हें ढूंढने के लिए लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। सबके बीच में मूसलाधार आफत की खबर गुजरात के द्वारका से। गुजरात में मानसून की 30वीं स्ट्राइक। कई जिलों में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश से द्वारका पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। ये द्वारका की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर गुजरात का। और बड़ी बात यह है कि यहां पर मानसून की ये 30वीं स्ट्राइक है। आपको याद होगा बिपरजॉय ने कैसे तबाही मचाई थी और उसके बाद बाढ़ का एक बड़ा दौर देखने को मिला था यहां पर। और अब ये तस्वीरें 30वीं बार सामने आ रही हैं गुजरात में, इसी मानसून के सीजन में, जब लोग पानी से परेशान हैं। बात अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर है, जहां उत्तर प्रदेश के हरदोई में दर्दनाक हादसा सामने आया। पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई। बच्चों की मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हादसा कैसे हुआ ये आपको बताते हैं। मामला थाना पचदेवरा के गहनी क्षेत्र का है, जहां 8 से 14 साल की उम्र के ये चारों बच्चे बताए जा रहे हैं। ये बकरी चराने गए थे और चराते चराते अचानक बच्चे जो थे पानी से भरे गड्ढे में गिर गए। ये गड्ढा बहुत गहरा था। गड्ढे में डूबकर इन चारों बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हाईवे निर्माण के लिए बच्चों के पिता ने यूपीडा को अपने खेत से मिट्टी खोदने की परमिशन दी थी, जिसके बाद मिट्टी खोदने के लिए यह खनन किया गया और इसी के चलते गड्ढा काफी गहरा था। इस गड्ढे में बरसात का पानी भर गया, जिसमें डूबकर इन छोटे बच्चों की मौत हो गई। गलत कर दिया। और बारिश वाली परेशानी से फिलहाल निजात मिलती नहीं दिख रही है। ये 5 तस्वीरें हैं, कैसे बारिश के चलते अलग अलग हिस्सों में लोग परेशान हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए 1 मिनट में आपको दिखाते हैं जल प्रलय की कुछ और तस्वीरें।
मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में इतनी बारिश हुई कि पानी कई गोदामों में दाखिल हो गया। प्याज के गोदाम में पानी जमा होने के तस्वीरें सामने आई, जिसकी वजह से लाखों के नुकसान की आशंका है। व्यापारियों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। तेलंगाना के भद्राचलम में गोदावरी नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया। कुल्लू में प्रशासन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा हुआ है। जिन इलाकों का संपर्क टूट चुका है वहां तक पहुंचने के लिए प्रशासन भारतीय वायुसेना की मदद ले रहा है। वायुसेना कुल्लू के सुदूर इलाकों तक राहत पहुंचाने में जुटा हुआ है। कुल्लू में बाढ़ से अलग अलग विभागों को करीब 1000 करोड़ के नुकसान की आशंका है। और अगली बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से हादसे से जुड़ी हुई है। बड़ी खबर, हावड़ा में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हावड़ा के पोड़ाहाट में भयंकर आग लग गई। रात करीब 1 बजे आग लगने की घटना, जहां की चपेट में 50 से ज्यादा दुकानें। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई है। दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। पोड़ा के मंगलहाट इलाके में भयंकर आग लगने की ये तस्वीर, जिस पर काबू पाने की देर रात तक कोशिशें की जाती रहीं। फायर ब्रिगेड की 18 टीमें मौके पर पहुंची। बड़ी बात यह, कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि आग किन कारणों से लगी है, लेकिन कुछ लोग ये साजिशन आग लगने की बात भी कह रहे हैं। और ये टॉप एंगल व्यू आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इक्का दुक्का नहीं बल्कि 50 से ज्यादा दुकानें यहां पर जलकर राख हो चुकी हैं। ये कई लोगों की रोजी रोटी थी जो कि जलकर पूरी तरह से स्वाहा हो गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां रात के वक्त में पहुंची और उसके बाद आग बुझाने की मशक्कत करती रही। और टॉप एंगल से अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है मानो किसी जंगल में आग लग चुकी हो। जंगल की आग की तस्वीर आपने अब तक कई देखी होंगी, लेकिन ये बाजार में आग लगने की तस्वीर है। और ये हावड़ा से तस्वीर सामने आई, जहां पर 50 दुकानें। देखिए, ये वो टॉप एंगल की तस्वीर, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आग लगी हुई है। इसे बुझाने के लिए लगातार फायर ब्रिगेड की टीम जो थी वो मशक्कत करती रही, क्योंकि आग का दायरा बहुत बड़ा नजर आ रहा था। बात करते उत्तर प्रदेश की, जहां से जुड़ी एक अहम खबर, और खबर यह कि बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 334 पर बड़ा हादसा हुआ है। बीच सड़क चलते ट्रक में अचानक आग लगी। हाईवे पर ट्रक आग का गोला बन गया। ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक पर लाखों का सामान लदा हुआ था, जो कि जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर हादसे वाला ट्रक जमशेदपुर से सोनीपत जा रहा था। नेशनल हाईवे 334 पर ट्रक में अचानक आग लग गई। हादसे की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता, ट्रक पर लदा सारा सामान जलकर खाक हो चुका। भाई साहब, अगली बड़ी खबर राजस्थान से। राजस्थान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। राजधानी जयपुर में भूकंप के झटकों से लोग डर गए। सीकर जिले में खाटू श्याम के पास भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई है। सिलसिलेवार तरीके से जानिए झटका कब कब लगा। पहला झटका लगा 4:09 पर, दूसरा झटका अहले सुबह 4:22 पर लगा और तीसरा झटका 4:25 पर, यानी कि 4 से लेकर 4:30 बजे तक के बीच में 3 झटकों से राजस्थान की जनता दहल उठी। भूकंप के तेज झटकों से पूरे राजस्थान में दहशत है। लोग घरों और अपार्टमेंट से बाहर निकल आए। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज तड़के बैक टू बैक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। डर के चलते लोग अपने घरों से निकल आए। तीव्रता 4.5 बताई जा रही है और ये 3 झटके थे। लोग समझ नहीं पाए हो क्या रहा है और इसीलिए लोग जल्दबाजी में अपने घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कई तस्वीरों में लोग आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी दिख जाएंगे। संकट की इस घड़ी में लोग भगवान को याद करने लगे। जयपुर की तस्वीरें हैं। फिलहाल सवाल यह है कि अभी क्या इसका आफ्टर इफेक्ट और देखने को मिल सकता है क्या, क्योंकि इस तरह के झटके कई सारी आशंकाएं लेकर आते हैं। और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप सुनेंगे कैसे लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। तेज प्रताप महाजगवंद विद्यामान गुणियत चातुर राम काज कर देखो प्रभु देखो रसिया नाम लखन सीता मन बसिया सुर रघुपति की तुम्हारो मंत्र विभीषण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित के। तो तस्वीर आपको देखिए, अभी आपको सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। देखिए आप यहाँ पर कितनी तेज भूकंप का झटका महसूस किया जाता है। एक आवाज भी सुनाई देती है, जिस आवाज से लोग सबसे ज्यादा डर जाते हैं या सहम जाते हैं। और ये सीसीटीवी फुटेज आपको बता देगा कि भूकंप की इंटेंसिटी कितनी थी। अगर कागजी तौर पर देखें तो इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई, जो कि शायद उतनी ज्यादा घातक नहीं, लेकिन इससे कंपन कितना ज्यादा था आप वो देख सकते हैं। बड़ी बात यह कि लोगों ने काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। एक मैप भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां पर ये भूकंप का केंद्र था आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। इधर विदिशा में पुलिस स्टेशन के बाहर क्यों हुआ बवाल, अगले 30 सेकंड में जानिए पूरी खबर।
गुरुवार को मध्य प्रदेश के विदिशा में जमकर बवाल हुआ। मुस्लिम युवाओं ने सिरोंज थाने का घेराव किया। पूरा मामला एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। एक युवक ने मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की। मुस्लिम युवा बड़ी तादाद में थाने के बाहर जमा हो गए और पोस्ट लिखने वाले युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग करने लगे। प्रदर्शनकारी आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन की मांग करने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। और चलिए अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई, जहां ज्ञानवापी के एसआई सर्वे पर आज फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला अदालत आज अपना फैसला सुना सकती है। हिंदू पक्ष ने परिसर के सर्वे की मांग की है। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इस सर्वे का विरोध कर रही है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सील किए गए वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का एएसआई से रडार तकनीक से सर्वे करवाने के आवेदन पर आज जिला अदालत अपना फैसला सुना सकती है। मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हिंदू पक्ष की ओर से दिए गए इस आवेदन पर फैसला आने के बाद यह तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी परिसर का पुरातात्विक सर्वेक्षण होगा या फिर नहीं। हिंदू पक्ष के वकीलों की दलील है कि सर्वे से यह साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी की वास्तविकता क्या है। विपक्षी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वे कराने के आवेदन का विरोध किया है। दलीलें अपनी अपनी ओर से दोनों पक्ष कोर्ट में रख चुके हैं और आज फैसले का दिन है, यानी कि जजमेंट डे है। और क्या फैसला आता है, क्या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से रडार तकनीक से सर्वे की इजाजत मिल जाती है या फिर नहीं मिलती। कोर्ट क्या इस पर फैसला सुनाता है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि भगवान शिव के भक्त फैसला अपने पक्ष में आने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसका विरोध किया जा रहा है। और विरोध के पक्ष में क्या बातें कही गई हैं कोर्ट के सामने, क्या दलीलें पेश की गई हैं, ये देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे बड़ा फैसला आने वाला। और एक और चीज मैं आपको बताता हूं, टाइम्स नाउ नव भारत पर इस पर आप सबसे बड़ी कवरेज देखेंगे 9 बजे से लगातार। एक एक जानकारी सबसे पहले टाइम्स नाउ नव भारत एनालिसिस के साथ आपके सामने रखेगा। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे हो या ना हो, इस पर वाराणसी की जिला अदालत आज अपना फैसला सुनाने जा रही है। और ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की बात करते हैं, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में ईदगाह कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग है। आपको यह बता दें कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट के 26 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की जिला जज की अदालत में चल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित सभी याचिकाओं को खुद के पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर लिया था और अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के दर पर पहुंचे मस्जिद कमेटी के लोग। और उस पर क्या सुनवाई होती है, किस तरह से दलीलें सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाती हैं, ये देखने वाली बात है। आज दो बहुत अहम मामले जिस पर सुनवाई होगी। और एक बार फिर से आपको वाराणसी से आ रही बड़ी खबर बता दें, आज ज्ञानवापी पर जजमेंट है, यानी कि वाराणसी की जिला अदालत आज इस पर अपना फैसला सुनाएगी कि क्या एएसआई की ओर से सर्वे करवाया जा सकता है या फिर नहीं करवाया जा सकता है। दलीलें पूरी हो चुकी है और आज फैसले की घड़ी। हमारे साथ आशुतोष जुड़ गए हैं। आशुतोष, इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है, खासतौर पर शिव भक्तों की। क्या हो सकता है कोर्ट में आज, क्या उम्मीद की जाए? देखिए, निश्चित तौर पे जो आज का जो फैसला आने वाला है उस पर हर किसी की निगाहें टिकी हैं, खासतौर से जो शिव भक्त है जिनको इस बात का इंतजार है कि ज्ञानवापी परिसर, जहां पर आदि विश्वेश्वर के शिवलिंग की बात कही जाती है, आदि विश्वेश्वर की बात मंदिर की बात कही जाती है, जो उसकी पूरी सच्चाई है, उसको लेकर जो एएसआई जांच की मांग की जा रही है उस पर फैसला आ सकता है। और दोपहर लगभग 2:15 बजे के आसपास का वक्त है वो मुकर्रर किया गया है। वाराणसी की जिला जज की जो अदालत है बैठेगी और इसके बाद जो अपना फैसला है वो सुनाएगी। तो हिंदू पक्ष की ओर से इस जो याचिका दाखिल की गई थी 16 मई को, उसमें ये मांग की गई थी कि जो वजूखाना है उसको छोड़कर जो संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर है उसकी एएसआई जांच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसके पहले हमने देखा था कि कोर्ट कमिश्नर की जब कार्रवाई हुई थी तो उस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद के दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई कई आकृतियां मिली थी। मसलन कमल के निशान मिले थे, सात्विक के निशान मिले थे, त्रिशूल के निशान मिले थे। सामने जब रखा गया तो इसे कितना विचाराधीन माना जाता है और हिंदू पक्ष पर किस तरह से कोर्ट अपना रिएक्शन देता है, टिप्पणियां कोर्ट की क्या होती है फैसले के साथ साथ, वो सबसे ज्यादा अहम होंगी। आप नजर बनाए रखिए आशुतोष, आपसे तमाम जानकारी हम लेते रहेंगे। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि 30,000 रुपए गिनने में किसी के पसीने छूट जाएं? 30 सेकंड में आपको ये पूरी खबर दिखाते हैं। ग्वालियर में एक शख्स ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पुलिस वालों के पसीने छूट गए।
युवक के कारनामे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल पति पत्नी के बीच विवाद के बाद अदालत ने पति को मेंटेनेंस देने का आदेश दिया। पति ने कई महीने से मेंटेनेंस नहीं दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उस पर शिकंजा कसा तो शख्स 30,000 रुपए के चिल्लर लेकर थाने पहुंच गया। 30,000 रुपए की चिल्लर को गिनने में पुलिस वालों के भी पसीने छूट गए। मामला ग्वालियर के कोतवाली थाने का है। ऑपरेशन फास्ट में बात अगली खबर की। खबर सीमा हैदर से जुड़ी हुई, जहां मामले में जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है वैसे वैसे सीमा को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सीमा हैदर मामले में एटीएस की पूछताछ खत्म हो गई, तो सूत्र बता रहे हैं पूछताछ के बाद सचिन और सीमा रघुपुरा पहुंच चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है, सीमा मामले में जांच एजेंसी और नोएडा पुलिस की बैठक हुई। सीमा हैदर मामले में जानकारी भी साझा की गई है। सिद्धार्थनगर के खुनवा बॉर्डर से भारत में दाखिल हुई थी सीमा। जो जानकारी निकलकर सामने आई, खुनवा बॉर्डर के सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला जा रहा है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर कौन है? सीमा वाकई सचिन की दीवानी है या फिर पाकिस्तानी जासूस? सवाल पेचीदा है। इस बीच सीमा को लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं, जिससे पाकिस्तानी महिला को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। नए खुलासे के मुताबिक नेपाल के रास्ते सीमा जब ग्रेटर नोएडा पहुंची थी, तब परी चौक पर सीमा को लेने 2 आदमी सफेद कार से पहुंचे थे, जिन्हें प्रूफ के तौर पर सीमा ने अपना पहचान पत्र भी दिखाया था। सवाल कई हैं, ये 2 लोग कौन थे? अब इसको लेकर भी जांच एजेंसी आगे की कार्रवाई करने वाली है। और अहम खबर सीमा हैदर से जुड़ी हुई, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हो रहा है। आपको बता दें, नेपाल आने से पहले सीमा ने पूरी प्लानिंग तैयार की थी। सीमा के नेपाल पहुंचने पर सचिन ने आधार कार्ड दिए थे। पहली बार नेपाल आने पर सीमा को 3 आधार कार्ड दिए गए थे। 3 आधार में 1 आधार सीमा और 2 आधार कार्ड बच्चों के थे। फर्जी आधार से सीमा भारत में एंट्री कर पाई थी। इस खुलासे के बाद जांच एजेंसी इस फर्जी आधार बनाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मूड में नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से आधार बनाने के खिलाफ सीमा और सचिन पर अब फर्जी दस्तावेज मामले में धारा ऐड कर दी गई है। जो पुलिस को पूछताछ में बताया है, कोई इसी बॉर्डर से अपने पति सचिन मीणा और अपने 4 बच्चों के साथ हिंदुस्तान में दाखिल हुई। यहाँ से वो लखनऊ और आगरा होते हुए दिल्ली ग्रेटर नोएडा पहुंची। तो ये रूट जो है उस सीमा ने एजेंसीज को पूछताछ में बताया है कि 10 मई को वो जो है वो काठमांडू पहुंची थी। उसके बाद काठमांडू से जो है वो पोखरा पहुंची। पोखरा में उसने नाइट स्टे। और चलिए अब आपको सीमा केस का टॉप अपडेट दे देते हैं, यानी कि अब तक क्या हुआ इस मामले में वो जानिए। सीमा ने नेपाल में प्रीति बनकर बस की सीट बुक करवाई थी। नेपाल में भारतीय आधार कार्ड होने का दावा भी इसने किया था। आधार कार्ड बनाने के लिए कागजात की जांच लगातार की जा रही है कि आखिर बनाए किसने फर्जी तरीके से आधार। 3 मोबाइल फोन फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। शायद इस मोबाइल फोन से और राज सामने आए। मोबाइल फोन के फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। सीमा हैदर से संबंधित मामले की जांच लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय ने इस बात को कहा है, और क्योंकि बड़ी एजेंसीज की नजर इस पूरे मामले पर है, उम्मीद की जा रही है कि जांच के बाद कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर होगी। इधर जांच के दौरान सीमा को लेकर कई ऐसे पहलू सामने आए जिसने सीमा हैदर मामले के रहस्य को और गहरा दिया है। हालांकि विदेश मंत्रालय इस मामले में जल्दबाजी करता नहीं दिख रहा है। आपको सुनाते हैं विदेश मंत्रालय ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। का प्रश्न था सीमा हैदर वाले मुद्दे पे। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इनकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। इस बीच सीमा हैदर के पहले पति गुलाम हैदर ने भारत में सीमा पर गंभीर आरोप लगाए। पाकिस्तानी पति गुलाम ने सीमा पर शक जाहिर किया है। सीमा हैदर की भाषा सुनकर पति गुलाम खुद भी हैरान थे। गुलाम हैदर कह रहे हैं, हो सकता है कि सीमा को ट्रेंड किया गया हो, यानी कि उसे इसकी ट्रेनिंग दी गई हो। कई देश होते हुए भारत क्यों पहुंची सीमा? गुलाम हैदर का यह सवाल है। सीमा के भारत जाने के पीछे साजिश भी हो सकती, गुलाम हैदर को यह शक है। गुलाम हैदर ने यह भी कहा कि अगर सीमा दोषी साबित होती है तो उसे सजा भी मिलनी चाहिए। टाइम्स नाम नवभारत के साथ बातचीत में गुलाम हैदर ने और क्या कहा, जल्दी से सुनिए। चौंकाने वाली बात है ना सर, इस बात में मैं खुद हैरान हूँ। ये तो चौंकाने वाली बात है कि ऐसा इतना ट्रेन हुआ, कैसे हुआ, कहाँ गया। एक औरत 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से काठमांडू, हाँ कैसे पहुंच गया? इसके पीछे कोई हाथ है, साजिश है, कोई ना कोई तो है सर। हमें तो ऐसा ही लग रहा है। बिल्कुल जांच होना चाहिए। जो हद है सामने आए, क्या है, किस मकसद से है। हम भी सरकार से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल अपनी जानकारी लें। जो है मसलन कानूनी है तो उसको सजा दी जाए। अगर बिल्कुल साफ आ रहा है तो उसको पाकिस्तान इंपोर्ट किया जाए।
और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें 8:27 पर जरूर देखिए 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लेकिन आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में देश भर से आई 4 एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ग्वालियर में स्ट्रीट डॉग से हैवानियत का मामला सामने आया, जहां 3 बदमाशों ने लाठी और कुल्हाड़ी लेकर डॉग पर हमला कर दिया, साथ ही रस्सी से बांधकर पीटा गया। इसके कारण डॉग को गंभीर चोटें आई है। पशु प्रेमी संगठन ने मामले में FIR दर्ज करवा दी। विशाखापट्टनम में नेशनल हाईवे पर चलती ट्रक में भीषण आग लग गई, जहां अचानक ट्रक में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने में जुट गई। उन्नाव में नशे पर पुलिस ने एक्शन लिया है। 30 लाख रुपए की कीमत की शराब पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि शराब बेचने लायक नहीं थी, इसके कारण इस पर बुलडोजर चलाया गया। पंजाब के फिरोजपुर में बारिश से खेत में जमा हुए पानी को लेकर विवाद हो गया। मामूली सा विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच भीषण फायरिंग शुरू हो गई। गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और अगली अहम खबर की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां हरदोई के मदरसों में फर्जीवाड़े का खेल जमकर खेला जा रहा था। पूरी खबर समझिए। हरदोई में मदरसों में करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ। 3 करोड़ 60 लाख रुपए का छात्रवृत्ति घोटाला। आधार की अनिवार्यता के बाद आधे छात्र गायब हो गए। कई मदरसों में 90% से ज्यादा छात्र गायब है। मदरसों में 10,185 छात्र का ब्यौरा है ही नहीं। आधार अनिवार्य किए जाने के बाद हरदोई में मदरसों के फर्जीवाड़े की परतें खुलने लगी हैं। आधार की अनिवार्यता के बाद पिछले साल की तुलना में जिले के मदरसों में 10,185 छात्रों का ब्यौरा नहीं मिला। अब आपको ये बता दें कि मदरसों में एक छात्र को हर साल 3,600 रुपए की छात्रवृत्ति मिलती है, जिसके आधार पर इसे 3 करोड़ 60 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। जो मदरसे हैं, जो उनमें अध्ययनरत छात्र हैं, उनका भी जो अकाउंट है, तो उनके नाम है, जो रजिस्ट्रेशंस हैं, उन सब से आधार सीट कराया गया है। तो आधार सीटिंग के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मिसिंग पाए गए हैं अभी तक। ऐसी संख्या लगभग 9,000 समथिंग है। तो ये जांच कराई जा रही है कि ऐसा क्यों है और वो बच्चे कहाँ हैं, रजिस्टर्ड थे वाकई में या नहीं थे। इसके बारे में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग रिपोर्ट तैयार कर रहा है और जो भी रिपोर्ट आई उसके आधार पर हम अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे। और अब हम आपको हरदोई जिले के मदरसों का आंकड़ा दिखाने जा रहे हैं। मदरसों के आंकड़ों से आपको ये समझ में आएगा कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ। मदरसों की संख्या कुल 141 है। आधार लागू होने से पहले 25,944 छात्र बताए जाते हैं। आधार लागू होने के बाद 15,759 छात्र ही बचकर रह गए। सवाल ये है कि अचानक कहां गायब हो गए छात्र, और जो गायब हुए छात्र हैं उनकी संख्या है 10,185। तो सवाल ये है कि मदरसों के छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति आ रही थी, क्या उसको लेकर कोई घोटाला किया गया? इन सबके बीच में त्रिलोकपुरी से बड़ी खबर। गुरुवार रात पत्थरबाजी की घटना सामने आई और फायरिंग का भी दावा किया जा रहा है। 2 गली के लोग आमने सामने आ गए। छेड़खानी के मामले को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पत्थरबाजी होने लगी और कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि फायरिंग भी की गई है दोनों पक्षों की ओर से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे यहां पर पत्थरबाजी हुई हो। आगे बात करते हैं सहारनपुर की, जहां एक बुजुर्ग के साथ दरोगा की बदतमीजी का वीडियो लगातार ट्रेंड हो रहा है। सहारनपुर में दरोगा ने बुजुर्ग से मारपीट की। बुजुर्ग ने दरोगा पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। मकान मालिक की शिकायत पर बुजुर्ग की पिटाई की गई, जहां बुजुर्ग की शिकायत पर आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर किया गया। मामला दुकान खाली कराए जाने को लेकर शुरू हुआ, जहां बुजुर्ग के मुताबिक उनकी 50 साल पुरानी दुकान को लेकर यह मामला कोर्ट में चल रहा है। लेकिन खुद को दुकान का ऑनर बताने वाली महिला की शिकायत पर दरोगा ने न सिर्फ दुकान में ताला जड़ दिया, बल्कि डरा धमकाकर मारपीट भी बुजुर्ग के साथ की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। SHO कुतुबशेर मिस्टर सतीश कुमार, 2 उनके साथ ऐसा ही उन्होंने आके मुझसे बहुत बदतमीजी की और मेरे साथ धक्का मुक्की की कि निकल यहाँ से बाहर और बंद कर इसको, और तू यहाँ, तुझे इतनी बार कह लिया क्यों नहीं खाली करता तू? मैंने सब ऐसे कैसे खाली कर दें? अगर मुझे कोर्ट कहेगी या कोई ऐसा ऑर्डर होगा तो मैं खाली करूँगा कि अच्छा बताता हूँ तुझे अभी कोर्ट का किसको कहते हैं। उन्होंने मुझे बाहर धक्के दे के निकाला और जो है शॉप बंद करके वो वहाँ थाने में ले गए। इसमें जांच अभी प्रचलित है, जांच की जा रही है। वो वीडियो CCTV फुटेज कहाँ का है, किस लोकेशन का है, क्या वो ठीक है गलत है, और जो उसमें लोग दिख रहे हैं वो कौन है, क्या उनके कंसर्न थे, उन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। और जांच का रिजल्ट आते ही इसमें अगर कोई पुलिस